नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शची मेहता और जिप्स की एक और पॉडकास्ट सीरीज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 4 मार्च को आ रहा है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो हमने सोचा कि इसके ओबेसिटी को लेकर और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को लेकर हमें एक डिस्कशन जरूर करना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मेरे साथ में है डॉक्टर शेमल पटेल, जो कि हमारे साथ जिप्स में साइकियाट्रिस्ट है। हमारे जिप्स ग्रुप के सीईओ मिस्टर परिमल आस्तिक, जिनकी खुद की एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है ओबेसिटी के साथ। और साथ में हमारे साथ है मिस्टर जनक वेकरिया, जो खुद एक जिम ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर है, जो जिम लाउंज में काम करते हैं और वो हमारे जैसे काफी सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि उनकी खुद की एक फिटनेस जर्नी में वो कैसे आगे बढ़े। वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे और उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी के पे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ओबेसिटी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, परपेचुएटिंग फैक्टर्स क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो डॉक्टर शची, आप प्लीज ऑडियंस को बताना चाहेंगे। सो ओबेसिटी बेसिकली वेट और हाइट का प्रपोर्शन है, जो कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए उसको फोकस करता है। एंड उसके मेन फैक्टर्स में सबसे पहले तो जेनेटिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी का बहुत आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये इंसान कितना भी खाएगा ये कभी मोटा नहीं होता, और काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम थोड़ा भी खाते हैं और हम मोटे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जेनेटिक, आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी ओबेसिटी की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है या नहीं, वो डिसाइड करने के लिए। दूसरा, ओवरऑल आपके कल्चरल हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका हार्मोनल बैलेंस, उसका भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें खास करके बहुत कॉमनली आजकल जाना जाता है पीसीओएस या पीसीओडी है फीमेल्स में, या उनके दूसरे हार्मोनल इश्यूज हैं। तो इन सब का भी एक फैक्टर रहता है। दूसरा, सडन वेट गेन और वेट लॉस के हम फैक्टर्स देखते हैं जब आप टीनेज में एंटर हो रहे हैं, या आप अपने मेनोपॉजल एज में जा रहे हैं, या आप अपनी एल्डरली लाइफ के तरफ जा रहे हैं। तब ऐसे फेजेस में हम फिजियोलॉजिकली यानी कि नेचुरली ही वेट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आमतौर पे आपके ओबेसिटी के प्रपोर्शन को डिसाइड करता है कि आप कितना ओवरवेट, कितने ओबेसिटी की तरफ जाने की शक्यताएं हैं या कम है। तो बेसिकली इस तरीके से ओबेसिटी डिफाइन होती है और इस पैरामीटर्स के थ्रू उस पर इम्पैक्ट होता है। तो जैसे आपने बताया ओबेसिटी के बारे में एक आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम हमारे साथ जो फिटनेस एक्सपर्ट है जनक भाई, उनसे पूछते हैं कि आप फिटनेस एक्सपर्ट्स के तौर पे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन क्लाइंट है कि जो ओवरवेट है या ओबीज है, और किनको कितना रिस्क है ओबेसिटी का। पहले देखने जाए तो पहले बीएमआई के ऊपर किया जाता था कि ओबेसिटी है कि नहीं, लाइक उसे उसका रेशियो रहता था, तो उसके ऊपर जाता है तो वो ओबेसिटी में आता है। बट अभी क्या है कि मसल का लेवल, कोई किसी पर्सन में मसल लेवल ज्यादा है और फैट लेवल कम है, तो उसको ओबेज आप नहीं कह सकते। तो इसकी वजह से अभी वो चेंजेस आ गया है, तो लेवल देखा जाता है कि बॉडी में फैट का कितना है। जी, तो जैसे हम समझ रहे हैं कि पहले काफी बार सिर्फ हम लोग हाइट और वेट और हाइट का रेशियो ले लेते थे और उसके आधार पे हम लोगों को बीएमआई स्केल पर क्लासिफाई कर देते थे। बट आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो वेट है वो फैट और मसल कंटेंट दोनों के साथ कंबाइन होता है, तो काफी बार वो मिसलीडिंग एक हमें आंसर मिल जाता है। यस। तो जैसे हमने बात कर ली ओबेसिटी क्या है और ओबेसिटी कब कहेंगे, जैसे क्लासिफिकेशंस क्या है, उसके बारे में हमने फिटनेस एक्सपर्ट से बात जान ली। अब हम हमारे गेस्ट मिस्टर परिमल आस्तिक, जो जिप्स के सीईओ है, उनसे बात करते हैं, उनकी फिटनेस जर्नी जानते हैं। तो परिमल जी, थोड़ा आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल डॉक्टर शेमल सर, पहले तो आपने अब तक जितनी भी बात कही उस सब के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब तक जब मैंने स्टार्ट किया मेरा जर्नी, तब तक मैं इसके लिए अनपढ़ था। ये कुछ शुरू ऐसे हुआ कि मैंने शायद पिछले 2-2.5 साल से कभी मेरा वेट देखा ही नहीं था कि मेरा वेट कितना है। बट पिछले 6-8-10 महीने से मुझे जैसे नींद अच्छे से नहीं आना, बहुत लेट नाइट में ट्राई करूँ फिर भी अच्छे से नींद ना आए, थॉट्स आते रहे,
या कभी कभी मुझे लगता था कि जो मेरी पोजीशन है जिसपे बहुत सारा मल्टीटास्किंग मुझे काम करना है, कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, कैसे एक्सेलेंस दिखाना है वर्क में, उसकी वजह से स्ट्रेस रह रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है। बट वो ग्रेजुअली इश्यू बढ़ता रहा। सिमिलरली मैं जब अपने काम पे वर्क ऑफिस पे काम करता था, हमारे एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं जो गुजरात में, उनकी नाम पहचान देने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर राजेश मणियार सर, ही इज रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट इन गुजरात। वो रेगुलरली अपना वेट मेजर करते हैं वहाँ स्केल पे, क्लिनिक पे, और वो ट्राई करते हैं मेंटेन। वेट करने के बाद कभी हमें मिल जाए तो कुछ हम पूछे कि सर आप रेगुलरली मेजर करते हैं, कोई खास वजह, तो वो बोलते हैं कि मेरा ये 65-67 में मेंटेन रखता हूँ, मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ, ये करता हूँ। तो उस वक्त मुझे ख्याल मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैंने चेक किया, इट वाज अराउंड 24 अप्रैल 2024 और इट वाज 126 kg। आई वाज सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि इट इज मोर देन 100। कहीं सुना था इससे या हार्ट रिस्क होता है, ये होता है। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया आर्टिकल्स। ऑब्वियसली डॉक्टर्स के साथ रहते तो बहुत कुछ सुना भी होता है। उस वक्त क्लिक नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि नॉलेज दे रहे हैं, बस हम ऐसे ही सुन रहे हैं। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, समझ में आया कि इसमें बॉडी मास कंपोजिशन, आपका BMI इंडेक्स, ये क्या करूं। तो पहले से मुझे साइकिलिंग पसंद था, मैंने इमीडिएटली स्टार्ट किया कि मैं साइकिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। साइकिलिंग मैंने करीबन, मेरी घर से ऑफिस 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैंने स्टार्ट किया, 20 किलोमीटर साइकिल चला। वो करीबन 20 दिन के बाद देखा हार्डली 500 ग्राम मेरा वजन, वेट वहां से हटा। फिर सब पढ़ता गया तो पता चला कि ये जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ महाकुंभ मेला हुआ, तो महाकुंभ मेले में जैसे त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का जैसे इंपॉर्टेंस है, तो मैं जो पढ़ने से पता चला कि त्रिवेणी संगम है, फूड, स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो मैंने उस पर ज्यादा पढ़ा तो पता चला कि अगर मैं फूड पे इतना इतना कंट्रोल करूंगा, क्योंकि रूटीन गुजराती, आई एम गुजराती पर्सन, सो गुज्जूस वी नो, वी लाइक फाफड़ा, ढोकला, एज वेल एज आई एम ब्राह्मीण, सो बीइंग ब्राह्मीण आई लव स्वीट। सो हम पहले से इसमें बहुत ज्यादा, कैसे हमारे फूड ज्यादा अच्छे से अच्छे, हर मील हमारा अच्छा हो, ट्राई करते हैं। तो उससे कंट्रोल करना था। तो सबसे पहले तो ये था कि मेरे लिए जो मैंने सीखा उस वक्त कि योर विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन स्किल। वो स्किल तो बाद में आएगी, फिटनेस एक्सपर्ट के पास हम जाए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, बट पहले तो मुझे वो विल बनाना है कि क्योंकि मुझे खाने से दूर रहना है। अभी कौन फिटनेस एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पूरे दिन साथ में ऐसा सपोर्ट देगी कि मुझे पूरे दिन उससे दूर रखेगी मेरे फूड से। तो दैट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी। आई हैव जस्ट स्टार्टेड ग्रेजुअली। हम जैसे आगे बढ़े पर समझ में आया कि अभी मुझे ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो मुझे समझ में आया अगर मेरे वेट को मुझे मैनेज करके उसको कर देना है फिक्स, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस 6। वो 6 ये था कि जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर इनटेक। ये 6 को मुझे अच्छे से देखना था। और जैसे मैं आगे समझता गया कि मेरे खाने में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स थे, ट्रांस फैट थे, तो मैं पढ़ता गया, समझता गया। जो भी पैकेज्ड फूड रहता हूँ तो उसमें लिखा है, बाकी में गूगल बहुत एक्सेसिबल है, उसमें मैंने देखा, उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। तो करीबन पहले महीने में मुझे 2 से 2.5 किलो में फायदा हुआ, 2 से 2.5 किलो में कम कर पाया। रोज 20 किलोमीटर साइकिलिंग कंटिन्यू की। फिर उसमें मुझे सुबह कार्डियो में और ऐड करने का समझ में आया, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे जॉगिंग करूं तो उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। कुछ पढ़ा कि मसल बिल्ड होगा, साथ में आपका फैट कम हो सकता है। उसके बाद शायद 4.5 से 5 किलो हर महीने, और उसके बाद लास्ट 3 महीने 6 किलो में रिड्यूस कर पाया। और 31 दिसंबर को मेरा 75 kg वेट था। उससे पहले नवंबर में मुझे किसी ने ये एडवाइस किया कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ वेट है, और वेट से पता नहीं चल रहा है कि मैं मसल लॉस कर रहा हूँ। किसी ने, लेमन ने मुझे एग्जांपल देके बताया कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप बंगले से जाकर फ्लैट में रहने जा रहे हो, तो मसल लॉस कर रहे हो और हो सकता है कि फैट वही की वही है। तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, डेफिनेटली वहां पे फैट लॉस होता ही होगा, बट आप एक बार चेक करवा। उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम जब चेक करवाया तब शायद मेरा 89 kg वेट पहुंचा हुआ था। फैट लेवल कुछ 22-23% था। मेटाबॉलिक एज उसमें कुछ लिखा था 26, जो मेरी ओरिजिनल एज से भी कम था। और वो मैंने हर मंथ किया। पहली बार मैंने जब किया वो शायद 23 अक्टूबर या सितंबर था। उसके बाद हर 23 को मैंने किया, और वो एक हॉस्पिटल में जाके किया, ना कि मैं कोई भी जगह पे कर रहा हूँ और वो एग्जैक्ट एक्यूरेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन बॉडी का जो मशीन था विंग्स के, और मैं इजीली 51 kg कम करने में मुझे वो जर्नी टफ वही लगी कि जहाँ फूड में मुझे कंट्रोल करना था। बाकी साइकिलिंग तो मेरा हॉबी था, तो साइकिलिंग चलाने में मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई कि जैसे मुझे लग रहा है कि मैं फेड अप हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया उससे। और जब 75 kg तक मैं पहुंच रहा हूँ, तो उसमें ना कि सिर्फ मेरी कैपेसिटी, जैसे जॉगिंग करना जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरुआत में मैं 2 किलोमीटर जितना दौड़ू, उसके बाद बैठना ही पड़े। सांस तो फुल जाती थी 1 किलोमीटर कंप्लीट करूँ उससे पहले। तो अभी रेगुलरली अगर मैं देखूँ तो रिलेटिवली उसकी पेस भी बढ़ी है,
साथ ही मैं अगर 10 किलोमीटर भी कंटिन्यू कर देता हूँ, उसके बाद में 2 बार जो 20 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है ऑफिस से घर, वो जॉगिंग करते करते मैं आ गया, वो मैं आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा रूटीन काम चालू कर सकता हूँ। थैंक यू परिमल भाई इतना डिटेल्ड जवाब देने के लिए। आई थिंक नवजोत सिंह सिद्धू के बाद सीधा जो वाणी पे कंट्रोल है वो आपका ही है नंबर 2 पे। बट थोड़ी सीरियस बात एक करते हैं कि जैसे आपने ऑलरेडी नोटिस किया था कि आपके फिजिकल हेल्थ तो काफी इंप्रूव हुई, आपने जैसे ये वेट लॉस कॉन्कर किया वैसे, और साथ में आपके मेजरमेंट्स भी आपको काफी रेगुलरली दिख रहे हैं। हर महीने पे जो आप इन बॉडी का फुल स्कैन करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन एक मानसिक तौर पे या एक साइकोलॉजिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस पूरी वेट जर्नी में आपको क्या परिणाम मिला है या क्या आउटकम मिला है? अभी मैं पहले के कंपेयर में देखूं तो पहले तो मेरी साउंड स्लीप है, मैं अच्छे से सो सकता हूँ 8 से 9 घंटे, जो मेरा स्केड्यूल है उस हिसाब से मैं रात को अगर 10 साढ़े 10 बजे का सेट करता हूँ, मैं गया इमीडिएटली नींद आ गई, सुबह तक अच्छी नींद आती है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ा है। पहले ऐसा होता था बीच में, वो बाद में पता चला कि ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है इतना पढ़ने के बाद, बट पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से कुछ डिसीजंस लेने हैं, की डिसीजंस, जैसे करियर में भी अगर हम इस पोजीशन पे कभी कभी ये आपको हो जाता है डर, या तो जॉब इनसिक्योरिटी में कह सकता हूँ कि कुछ डिसीजंस हमें शॉर्ट टाइम में लेना होता है, जिसमें आपको एम्प्लॉय की तरह कोई इमीडिएटली डांटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, बट वो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखेगा। एज वेल एज फ्रेटर्निटी में भी लोग जान रहे हैं कि हम इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और इस चीज पे हम मुकाम पर पहुंच नहीं पा रहे। तो अंदर ही अंदर मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, और वो थॉट लेवल इतना बढ़ गया था कि कभी आपने देखा घर पे आपने कभी बीवी पे चिल्ला दिया, कभी आपने इवन पेरेंट्स को संडे कुछ प्लान किया था, वहां सोशली जैसा आपने बिहेव करना था नहीं किया। तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि 2, 4, 5 घंटे के बाद में जो हो जाए इंसिडेंट्स, उसके बाद मुझे ऐसा थॉट आता था कि यार मैंने ऐसा वहां प्रेजेंट कैसे किया, कभी मैंने पहले तो ऐसी बात नहीं की। और मैं देखता भी था कि ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कोई टारगेट दिया गया है जॉब में या किसी ने ऐसा बताया कि हमें यहाँ तक पहुंचना ही है। तो ये अंदर अपने आप ही हो रहा था कि मुझे ये डिसीजन लेना था, वो डिसीजन लेने में मैं सोच रहा था ये हो सकता है, वो हो सकता था। तो पहले तो मेरा डिसीजन पावर अभी इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं कुछ भी चीज इमीडिएटली उसके जो प्रोस कॉन्स है डिस्कस करके, मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की जरूरत है तो सबके साथ डिस्कस करके उसको कंक्लूड कर पाता हूँ। नींद अच्छी हो गई है। उसके अलावा मैं देखा जाऊं तो खाने में भी पहले ऐसा था कि मुझे अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि ओवर ईटिंग हो जाता था, जो जरूरत ही नहीं मेरी। ऐसा नहीं कि मुझे भूख लग रही थी, बट मैं शायद वो कॉन्शियसली खा ही नहीं रहा था। जब भी मैं खाने बैठता हूँ कुछ ख्यालों में हूँ, और समझ में आया कि मैं जो खाता हूँ उससे मैंने 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स खा लिया है। तो ये सब चीजें हैं कि जो इमीडिएटली मुझे अफेक्ट हुई है। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ड्रीम्स बढ़ गए मेरे, रात को वो सपने चालू ही रहना, तो ये सब ख्याल आते रहना कि ये होगा। कभी कुछ चीज को लेके आपको डर लगेगा कि कोई जैसे यंगर ब्रदर कोई बाहर गया है तो अभी तक नहीं आया, ये ख्याल बढ़ते रहना। ये सब चीजें सारी मेरी ऑटोमेटिकली इसमें कंट्रोल हो गई। तो मैं तो अभी ये ऐड करूंगा कि आप जैसे आपको जब भी लगता है वेट लॉस करना है, आप फिटनेस एक्सपर्ट या कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, साथ में मुझे ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ा रोल साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी है, कि अगर आप उनको कांटेक्ट करते हो, कंसल्ट करते हो, तो उससे ज्यादा आपको फ्लो मिलेगा कि जो आपका इम्प्रूव होने वाला है। सो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि परिमल सर ने जो पॉइंट्स दिए कि उन्होंने जो अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स में जो डिफरेंस नोट किए, वो आमतौर पे इसलिए ज़्यादा वो नोट कर पा रहे हैं क्योंकि वो मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करते हैं। कई बार अगर हम इस बारे में एक्टिवली ना सोचे या कोई हमारा ध्यान ना दे तो शायद हमें इतना रियलाइज नहीं भी होता। बट यस, ओवरऑल हमें काफ़ी लोग बताते हैं कि जब उनकी हेल्थ ओवरऑल बेटर है, हो सकता है अगर वो ओवरवेट है और उन्होंने अपनी हेल्थ में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, खासतौर पे अपनी कुछ लाइफस्टाइल में हेल्दी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो वो भी कुछ इमोशनल लेवल पे ज़्यादा स्टेबल, कम गुस्सा आना, नींद बेटर होना, ये सारे इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली नोट करते हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जनक जी कि आमतौर पे जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो एक वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? जैसे कि वो लोग पहले तो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के फेज में लाइक 2-3 डेज कोई भी एक्टिविटी फिटनेस जर्नी की स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में वीकनेस आना, सोरनेस आना, लाइक बॉडी पेन करने लगती है, तो पेन किलर भी तक ले सकते हैं लोग। तो स्टार्टिंग के फेज में ये रहता है। उसके बाद लाइक जैसे जैसे तो डाइट में कंट्रोल करना जरूरी होता है पहले तो डाइट कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से भी छोड़ देते हैं। लाइक ज्वाइन फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं लोग,
बट उसको एंड तक नहीं ले जा पाते, 2-3 दिन में ही थक जाते हैं, कहीं कभी कभी 15 दिन में थक जाते हैं। तो एक चीज मेन पॉइंट रहता है उसका। ठीक है, उसके अलावा उनकी खुद की बिजी लाइफ का भी रहता है कि कभी टाइम एडजस्ट नहीं हुआ जिम जा पाने का, हाउसवाइफ्स है तो वो नहीं आ पाते हैं, ऑफिस का टाइमिंग वगैरह सबका चेंजेस रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आप डेफिनेटली क्लाइंट्स के देखते होंगे, एक्सक्यूजेस या बहाने या जो भी, कि वो नहीं आ पाते हैं जिम इतना रेगुलरली। उसके अलावा आप और कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स या वो देखते हैं कि जैसे कई बार सैटरडे संडे पार्टीज हो जाती है, तो जो मंडे टू फ्राइडे की उनकी फिटनेस जर्नी होती है कि भाई उन्होंने जो वेट लॉस किया या जो भी, तो वो सडनली फिर गेन हो जाता है और फिर वो आपसे मुंह छुपाते फिरते कि अरे सर, लाइक एक हफ्ते की पूरी मेहनत पे बोलते हैं ना कि पानी डाल दिया, लाइक ये चीज हो गई है कि पार्टीज में खाना भी ओवर खा लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कम बैक हो जाता है वापिस। और वो मेंटेन करना जरूरी है, लाइक आपकी फिटनेस जर्नी कंप्लीट हो गई उसके बाद भी जरूरी है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी डेली लाइफ रूटीन में रखें। आपका जो भी खाना पहले से स्टार्ट था, लाइक डाइट जो भी फॉलो कर रहे थे वो फॉलो करना जरूरी है। सो जनक सर, मैं आपको आपकी फिटनेस फील्ड में आने की जर्नी के बारे में, कि आपकी खुद की जर्नी कैसे रही है, उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहते थे। मैं पहले तो एक स्पोर्ट प्लेयर था, लाइक उसके बाद उसके साथ कनेक्टेड है, स्पोर्ट के साथ एक फिटनेस लाइन कनेक्टेड है। तो बाद में जैसे वर्कआउट करता गया मुझे खुद को एहसास हुआ कि मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, तो दूसरों को डेफिनेटली चेंजेस करूंगा। फिर ऐसे स्टार्ट करी मैंने जर्नी। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको उनके गोल तक पहुंचाता हूँ, उनकी डेली लाइफ रूटीन में मैं चेंजेस लाता हूँ, उनको मेंटल हेल्थ भी मिलती है। लाइक वर्कआउट स्टार्ट करते तो साथ साथ में मेंटल हेल्थ भी उनका चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से उनके गोल तक वो पहुंच जाता है। तो वो जब भी मुझे बात करता है तो अच्छा फील होता है। तो परिमल जी, जैसे जनक जी ने उनकी एज अ फिटनेस ट्रेनर वो क्या चैलेंजेस देखते हैं लोगों को फेस करते हुए, तो उस पे से हमें लगता है कि आप भी अगर आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं और उनको कैसे ओवरकम किया है, उसके बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर चैलेंजेस की बात करूं तो हर कदम पर चैलेंजेस रहे। जैसे जब मैंने अप्रैल महीने में मुझे पता चला कि इतना वेट है, मुझे कम करना है और इसके लिए ये चीजें हो सकती है, तो जैसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, सुबह टाइम फिक्स किया कि मैं 5 बजे 6 बजे उठ कर जाऊंगा। तो पहले तो उठने की आदत नहीं थी, तो रोज अलार्म सेट किया, सुबह स्नूज कर दिया। उसी वक्त वो ज्ञान याद आता है कि 8-9 घंटे सोना जरूरी है, तो सो जाते हैं। बाकी वाले फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे तो स्नूज कर देते हैं। उसके बाद वो हैबिट डाली कि कैसे भी करके 6 बजे उठना ही है। जो भी कंसर्न है उनको बताया कि भाई कैसे आप मुझे उठाने में हेल्प कर सकते हो। तो पहले तो वो किया कि कैसे आई कैन वेक अप एट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद 6 बजे स्टार्ट किया। कभी ऐसा है कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है ऑफिस, कुछ मीटिंग है, कुछ प्रोग्राम है, कोई गेस्ट आने वाला है, कोई आउटरीच एक्टिविटी में कहीं जाना है, आउट स्टेशन में कोई कॉन्फ्रेंस है, तो रेगुलर साइकिलिंग हो ही नहीं पाती थी। कभी 5-7 किलोमीटर किया, कोई फ्रेंड मिल गया, उन्होंने मिले, गप्पे लगाए, उधर बोले चाय पीनी है, पोहा खा लिया, ऊपर से गए थे कैलोरी बर्न करने और कैलोरी इंटेक बढ़ गया। तो ये कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा था। तो उसमें मैंने सोचा कि कैसे हो सकता है। तो ये सोचा कि अगर मैं जॉब पे ही साइकिल लेके जाता हूँ तो शायद ये इजी हो जाएगा। और उसके बाद वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो एवरीडे 40 किलोमीटर साइकिलिंग तो होनी ही थी, क्योंकि वो फिक्स कर दिया एक बार निकले हैं तो पहुंचना है, पहुंचे हैं तो वापस आना है। तो स्टार्टिंग में वो भी थोड़ा टफ था, क्योंकि आपको मैनेज करना है, बीच में फोन कॉल्स आने हैं, तो वो कैसे आप मैनेज करो। तो वो ग्रेजुअली हो गया। उसके बाद जो जॉगिंग के लिए सुबह शेड्यूल बनाया, उसमें भी सेम कोई मिल गया, साथ में आप खड़े रह गए, तो उसमें भी वही सेट किया कि कैसे उनको अवॉइड किया जाए, या तो उनको बताया जाए कि ये मेरा शेड्यूल है, शाम को हम अलग से मिलेंगे। तो सोशली मीन्स आपको एक कन्वे करना चाहिए कि मैं अगर जॉगिंग के टाइम पे हूँ तो उस वक्त आई विल प्रीफर टू वॉक ओनली, नॉट टॉक। तो वो एक धीरे से कंट्रोल आया। उसके बाद मेन चैलेंज फूड में भी आया, जो डाइट मुझे लेना था, जिसमें मैं समझ रहा था ग्रेजुअली सारा एक्सपर्ट से और कहीं ना कहीं पढ़ के कि 70% रूल उसका है। तो डाइट में भी जब मुझे समझा रहा था कि, तो मतलब अभी एक बीच में ये बात बता दूं कि जब हम ये किसी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो एनालिसिस हुआ उससे पता चला कि 3,80,000 से ज्यादा व्यूज हैं हमारे, जो लोग हमें सुन रहे हैं। तो उनमें ज्यादातर 60-62% टीन है, टीनेज। तो टीन को भी मैं 2 टीन बताऊंगा, जो सफिक्स आपको याद रखना है, रूटीन, प्रोटीन। आपको रूटीन फिक्स करना है, जिसमें चैलेंजेस जो मैं फेस किया वो आप ही कहीं ना कहीं कर ही रहे होगे। और प्रोटीन इंटेक,
जो कहा जाता है, जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ हैं जनक जी, वो भी आपको बताएंगे कि अगर हमारा वेट जितना है उतना मिनिमम, जो वेट अगर मेरा 70 kg है तो 70 ग्राम मिनिमम लेना है, 1.5 ग्राम ले सकते हैं तो बेटर है। और वाटर इनटेक का प्रॉब्लम हो रहा था, किसी के साथ लॉन्ग आवर्स मीटिंग में बैठे हैं, पानी पीना ही भूल गए, पता चला कि हाइड्रेट नहीं रहते हो आप, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहता है, तो अगेन आपको जो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा उस हिसाब से वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा उस पर, और वो नहीं हो जाएगा। जिसके लिए शायद कुछ मुझे किसी ने समझाया था कि इसमें 2 फेज आएंगे, एनाबॉलिक फेज, कैटाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक फेज आपका मेनली फूड स्लीप पे डिपेंड है, कैटाबॉलिक फेज मेनली आपका एक्सरसाइज वर्कआउट, आप नीट बोलते हैं उसको, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये सब चीजें जितना समझ रहा था उतना कर नहीं पा रहा था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे, मीटिंग कभी रात को 8 बजे चालू हुई, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी कहाँ से मैं 8 घंटे स्लीप दूसरे दिन जाना है। तो ये स्केड्यूल में फिर मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि कहीं भी 24 आवर्स में से जो मुझे करना है उसका मैं पार्ट कहीं पर भी सेट करूंगा, पर मैं जो करना है उतना वर्कआउट करूंगा। और उससे पहले मैंने ये स्टार्ट किया, जो मुझे हमारा भी टीम से एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो उसके लिए आप फूड को लॉक करो। तो एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया, अच्छी मिल गई, जिसमें मैंने जो भी खाना है उससे पहले उसको लॉक करना है। तो लॉक करूंगा, उसमें दिखेगा कि कितना इसमें कैलोरी है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना ट्रांसफैट है, तो उससे अनसेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट, वो सारा डेटा जो समझाया उस हिसाब से मैं ग्रेजुअली लेने लगा। उसमें भी ज्यादा चैलेंजेस तब आने लगी कि मैं देख रहा हूँ कैलोरीज, पर उस हिसाब से मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ले तो ली मैंने, तो उसका भी ये सेट किया कि जब तक मैं इतनी बंद नहीं करता हूँ तो इतना नहीं ही लेना है। ये निश्चय जब ले लिया मैंने, जिसमें बताया कि विद डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। जब व्हेन वो आई जस्ट स्टार्टेड टू स्टडी दैट, उसको फॉलो करना ग्रेजुअली स्टार्ट किया स्ट्रिक्टली। ये नहीं होता है तब तक मुझे ऑफिस ही नहीं जाना है, और ऑफिस का तो मैं पंक्चुअल हूँ कि मुझे 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, तो उससे पहले धीरे धीरे ये होने लगा। जनक सर, जैसे परिमल जी ने प्रोटीन के बारे में बात करी, तो मुझे आपसे उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम कि नहीं करते, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका जितना वेट है उतना तो प्रोटीन बॉडी में आना ही चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो या तो 1.5 गुना या तो 2 गुना भी ले सकते हो। प्रोटीन जितना बॉडी में आएगा उतना रिकवरी फास्ट मिलता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेस्ट प्रॉपर मिलता है और बॉडी को मसल रिकवर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से डेली रूटीन में जो भी चेंजेस आने वाले होते हैं, आपको थकान रहती है, वो सब नहीं रहता है। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि जनरल वर्कआउट के लिए या ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट रिलेटेड क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? ओबेसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फिटनेस एक वर्ड्स जुड़ा हुआ है। तो फिटनेस का क्या है कि फिटनेस कोई भी टास्क स्पेसिफिक होता है। जैसे कि साइकिलिंग ले लो, तो साइकिलिंग में आप कंप्लीट टास्क कर पाते हो तो आप साइकिलिंग के लिए फिट हो। इसकी वजह से क्या लोग कभी कभी रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, या तो फिर खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा कहना जरूरी है कि सारी चीजें जरूरी है। आप जुम्बा करो, आपके सॉन्ग के म्यूजिक के साथ आप वर्कआउट करोगे, आपको अच्छा लगता है तो उसमें आपकी स्टेमिना ज्यादा बढ़ेगी। नॉन स्टॉप 1 घंटा कार्डिक एक्टिविटी कर पाओगे। साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। उसके साथ साथ रहता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी योगा, मेडिटेशन, सारी चीजें मिला के आप फिट हो सकते हो। और दूसरी चीज कि कई बार लोग अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से इंजरीज की भी दिक्कत रहती है। तो क्या आप भी देखते हैं आपके क्लाइंट्स वगैरह में कि उन्होंने बहुत एक्सेसिव कर ली, या जब भी वो करने हैं तब वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से कौन सी इंजरीज कॉमनली आप देखते हैं? ज्यादातर इंजरीज या तो नी में आ सकती है या फिर लोअर बैक L4 L5 में ज्यादातर इंजरी देखने को मिलती है। उसकी वजह से लोअर बॉडी में भी दिक्कत आने लगती है। तो ज्यादा वेट लिफ्ट करना भी हानिकारक है। आप जितना उठा पा रहे हो, आपकी बॉडी की क्षमता है उससे थोड़ा कम उठाओ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही खत्म कर लो वर्कआउट, दूसरे भी दिन है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना जरूरी है फिटनेस में। तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ मिस्टर परिमल आस्तिक का भी एंड जनक वेकरिया जी का भी कि उन्होंने अपना टाइम दिया और इस पॉडकास्ट पे आए और अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में एंड इन जनरल हेल्थ के बारे में इंसाइट्स दिए। डॉक्टर शची,
ये हमने बात तो करी, लेकिन अब हम थोड़ा साइंटिफिक और बायोलॉजिकल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं कि कई बार आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। उसका मेन बेसिक रीजन ये हो सकता है कि आप हार्मोनली बैलेंस्ड नहीं हो। तो कई बार क्या होता है कि काफी लड़कियां कहती है कि डाइट भी अच्छे से चल रहा है, वर्कआउट भी चल रहा है, बट वो दिख नहीं रहा है या जितना वो इनपुट दे रहे हैं उतना उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक रीजन ये होता है कि आपके हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, जैसे कि थायराइड लेवल्स है या फिर कशिंग सिंड्रोम है, पीसीओएस है। तो ये चीजें कई बार अंडर डायग्नोस होती है। अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी फिटनेस जर्नी में, आपको डेफिनेटली उसका बेटर आउटकम मिल सकता है। तो हॉर्मोन्स ओवरऑल आपकी अच्छी लाइफस्टाइल, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स पे। बट एट द सेम टाइम जैसे हम देखते हैं कि कई बार होता है कि एक्चुअली इतना स्ट्रेस नहीं होता है, बट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप कहीं ना कहीं ज्यादा एंशियस फील करते हैं, आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं होती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका फिर रिवर्स इम्पैक्ट आ रहा है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। जी बिल्कुल। एंड एसेंशियली जेनेटिक्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है ओवरऑल ये सारी चीजें कैसी है कि मल्टीफैक्टोरियल चीज है। जैसे एक फिटनेस की अगर बात करें या फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, तो इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि ए ने बी को उत्पन्न किया और बी ने सी को उत्पन्न किया। ए बी सी डी ई मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर उनका अलग अलग प्रभाव होता है हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे। जैसे डायबिटीज के बारे में बात करें तो एक स्टडी हुआ था यूएस में जिसमें जाना गया था कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस या डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स होने के चांसेस दूसरी पॉपुलेशन से डबल पॉसिबिलिटी है कि उनको भी डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। आप एक को ठीक करते जाओ, आपको दूसरे में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, दूसरे में आप वर्क करते जाओ, आपको पहले भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। जी। एंड इवन यूएस की एक स्टडी थी, उसमें उन्होंने बीएमआई के आधार पे जिन्हें वो ओबीज कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, उनका भी एक डिप्रेशन और एंजाइटी का रेटिंग किया था। तो उसमें भी पाया गया था कि जिन्हें ओबेसिटी होती है बीएमआई के अनुसार, उनमें एंजाइटी के रेट्स नॉर्मल जनरल अगर हम पूरे पॉपुलेशन को गिने तो उससे ऑलमोस्ट डबल थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करती है। तो हम समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आज के हम फाइनल टेक होम मैसेजेस क्या देना चाहेंगे आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबेसिटी इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक। हम वहाँ पे आपके लुक्स पे कमेंट कर रहे हैं या हम उसमें सुधार लाने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। बट हम ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली ये एक पैरामीटर है जो आपको बता रहा है कि शायद आप अनहेल्दी है, तो आप उस चीज पे फोकस करें और उससे आपको बेनिफिट मल्टीपल लेवल्स पे मिलेंगे, नॉट जस्ट on your looks or physical health but also on mental health and overall well-being. So that is one. और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको कैसा दिखना है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। आप उसकी जर्नी डिसाइड कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू लुक एज आई एम लुकिंग राइट नाउ, बट मुझे कुछ चेंजेस अपने में चाहिए। बट डेफिनेटली वो जो रास्ता आप ले रहे हो, मेक श्योर कि आप उसमें कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपने बॉडी को रिस्क में नहीं डाल रहे हो, आप कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं कर रहे हो या आप कुछ ऐसा अवॉइड नहीं कर रहे हो जो आपके बॉडी और आपकी हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी है। जी। दूसरा पॉइंट जो मैं आज इस पॉडकास्ट के द्वारा समझ पाया हूँ वो ये है कि फिटनेस की जो जर्नी है वो बहुत ही इंडिविजुअल जर्नी है। यानी जो चीज परिमल जी के लिए काम करती है वो शायद मेरे लिए ना करे, जो चीज मेरे लिए काम करती है वो शायद जनक जी के लिए काम ना करे। तो आप ये बहुत ही धीरे धीरे करके एक जर्नी ऐसी है कि जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं रखनी है, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। ग्रेजुअली आप ही टेस्ट कर पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, कौन सा फिटनेस प्रोग्राम आपके लिए डुएबल भी है एंड प्लस जिसमें आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक वो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है फिटनेस में। एंड थर्ड, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैंने कहीं पढ़ा जो मुझे बहुत ज्यादा रीजनेबल लगा कि अगर
आप बहुत ज्यादा ओबेज नहीं है, आप कहीं ना कहीं ओवरवेट या ग्रेड 1 ओबेसिटी के क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं, एट एक्यूट स्टेज आपकी कोई हेल्थ क्राइसिस भी नहीं चल रही है, तो एक अप्रोच ऐसा है कि आप अपना जो अभी का वेट है उसमें 10% वेट आप कम करें, उसको आप एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए परसिस्टेंट रखने की कोशिश करें, फिर से आप थोड़े एफर्ट लगाए कि आप 10% और कुछ कम कर रहे हैं एंड देन उसको परसिस्टेंट करने की कोशिश करें, तो ये आपके खुद के लिए भी डुएबल गोल रहेगा, आप मेंटली स्ट्रेस में भी नहीं रहोगे और ओवरऑल आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म इम्प्रूव हो रही है इससे। सो दिस इज समथिंग डुएबल जहाँ पे एक्सट्रीम एफर्ट्स या एक्सट्रीम फोकस की जरूरत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म आपकी टेस्ट सीरीज में आपकी जीत होगी। थैंक यू जी। एंड लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, हम अपने हिसाब से जनरली ट्राई करते हैं कि हम खुद से ही उसमें कोई ना कोई सुधार लाने की कोशिश करें, चाहे वो खुद से जिम के वर्कआउट्स देखना हो, चाहे खुद से ऑनलाइन डाइट सर्च करना हो, चाहे खुद से सेल्फ हेल्प जो साइकेट्रिक इश्यूज के लिए हमें मिल जाती है यूट्यूब पे वो हो। तो ये सारी चीजें करना अपनी जगह पे सही है, लेकिन हर एक इंसान के लिए ये चीज फायदे कारक नहीं होती। और जब हमें लगे कि हम कहीं अटक रहे हैं या जब हमें लगे कि नहीं अब मुझसे खुद से हो पाए उसकी एक लिमिट आ गई है, तो हमें हमेशा से ही प्रोफेशनल हेल्थ के पास जाने की और प्रोफेशनल हेल्प मांगने की एक तैयारी रखनी चाहिए। फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ के लिए हम जिम जाए, न्यूट्रिशन कोच के पास जाए, हेल्थ कोच के पास जाए, या फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। तो इस बात पर आज का वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर हमारा ये पॉडकास्ट था जिप्स हॉस्पिटल के द्वारा, एंड उसको आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।